नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। आज सलमान खान के घर पर दिवाली बन रही है। गैलेक्सी अपार्टमेंट को सजाया गया है। हालांकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सलमान खान के फैंस को उससे कोई मतलब नहीं। सलमान खान के फैंस का बड़ा हुजूम उनके घर के बाहर इकट्ठा है, जश्न मना रहा है। 13 साल बाद सलमान खान को कोर्ट से वो राहत मिली है जिसका लंबे समय से उन्हें इंतजार था। 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को राहत देते हुए सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। 13 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद परिवार ने, सलमान ने राहत की सांस ली है। जिस समय जज ने यह फैसला सुनाया कि सलमान को सभी आरोपों से बरी किया जाता है, उस वक्त सलमान खान अपने परिवार के साथ थे और वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। आखिरकार 13 साल बाद सलमान को वो राहत मिली जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। मुंबई के हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि साल 2002 के इस मामले में जो सबूत पेश किए गए उनके आधार पर सलमान को दोषी ठहराना मुमकिन नहीं। फैसला सुनने के लिए कोर्ट रूम खचाखच भरा था। कोर्ट में सलमान के साथ उनका परिवार भी मौजूद था। 13 साल बाद रिहाई की खबर सुनकर सलमान की आंखों से आंसू आ गए। After 13 years of journey that he has gone through, the court has held in his favor on all the issues that have been raised. So we are very glad with the outcome at the end of the day. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। सलमान खान का बॉडीगार्ड और मुख्य गवाह रविंद्र पाटिल पूरी तरह भरोसे के काबिल नहीं है। इस बात को भी बिना शक साबित नहीं किया जा सका कि कार सलमान खान ही चला रहे थे। यही नहीं, ये भी साबित नहीं हो पाया कि सलमान हादसे के वक्त शराब के नशे में थे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से बार की रसीद जैसे सबूतों को इकट्ठा किया गया, उससे वे गढ़े हुए लगते हैं। सलमान खान के मामले में पुलिस ने जो भी सबूत बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेश किए, हाईकोर्ट का कहना बिल्कुल साफ है कि वो काफी नहीं थे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। इस फैसले से सलमान खान, उनका परिवार और उनके चाहने वालों ने राहत की सांसें ली हैं। परिवार के साथ साथ प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। I don't know the reasoning, ऐसे क्यों बोल रही है हाईकोर्ट कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड। ये मैं नहीं बता सकता कि इधर यहाँ जो हमारा कहना है वो ऐसा कहना था कि प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड द केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। लेकिन ये मामला अभी खत्म हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सेशंस कोर्ट के बाद जिस तरह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, कुछ लोगों को उम्मीद है कि सरकार उसी तरह अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी। रविंद्र पाटिल का स्टेटमेंट भी हाई कोर्ट मानने को नहीं तैयार है, जबकि 164 सीआरपीसी के तहत रविंद्र पाटिल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। मैं सबसे बड़ा सवाल उठाती हूँ कि क्या आज के बाद कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट खारिज कर देगा। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर सलमान ने नहीं मारा तो नूरुल्लाह को किसने मारा। 28 दिसंबर 2002 की उस रात फुटपाथ पर सोते लोगों पर गाड़ी किसने चढ़ाई? आखिर उस रात गाड़ी कौन चला रहा था? क्या मुंबई पुलिस ने किया केस का कत्ल? इस मामले में एक व्यक्ति नूरुल्लाह की मौत हो गई थी और हिट एंड रन केस में 4 लोग घायल हो गए थे। जो लोग घायल हुए थे उनका कहना है कि उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आखिरकार सलमान को सजा मिलती है या नहीं मिलती। उनका कहना है कि कोर्ट को उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी जो बीमारियां हैं, उनको जो दिक्कतें पेश आई, उसके बारे में कोर्ट क्या कर सकता है, कैसे उनकी मदद कर सकता है। चलो अच्छा है, सलमान खान को बरी कर दिया। हम भी ये चाहते थे कि बरी हो जाए, लेकिन हमारा कुछ भला हो जाए, हम ये चाहते थे। हमें कुछ मुआवजे के तौर पर दे दिया जाए कि ताकि हमारे जो है 5 बच्चे हैं और बीबी है, मैं हूं और मैं कमा नहीं सकता हूं, ताकि उनकी जो जिंदगी है तो मतलब सही से कट जाए, उनको हम पढ़ा लिखा सकूं। हम लोग गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कुछ हम लोग को कोई मान ही नहीं हुआ। अब उसको बरी कर दिया गया, ऐसा थोड़ी होता है। कम से कम गरीब आदमी के लिए कुछ उन लोग को तो सोचना चाहिए, अदालत को भी सोचना चाहिए कि उन लोग को मुंह पेट है। 15 साल से हो गया हमको घर पे बैठ के, एक एक पैसे के मैं मोहताज हूँ। हमारे बारे में तो कुछ सोचना चाहिए अदालत को। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पुंछ में साब्जिया में 3 आतंकवादियों को मार गिराया और इन आतंकवादियों को जब मार गिराया तो उनके पास जो सामान मिला था उसको चेक किया गया तो उससे साफ हो गया कि ये पाकिस्तान से आए थे। इन सारे सामानों को गौर से देख लीजिए। हथियार, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, दवाइयाँ, बिस्किट, टॉफी, खाने पीने की और भी कई चीजें। ये सारे सामान पुंछ के साब्जिया में
3 दिसंबर को मारे गए आतंकियों के पास से मिले हैं। दरअसल सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकियों के पास से बरामद हर सामान पर पाकिस्तान की मार्किंग है। साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे सामान पाकिस्तान के बने हुए हैं। एक बार फिर इस टी शर्ट को देख लीजिए, इस पर उर्दू में जमातुद्दावा और पाकिस्तान लिखा है। अब एक बार इन टॉफियों पर ध्यान दीजिए, नारंगी, हरी और ब्लू, तीनों टॉफियां पाकिस्तान के मुल्तान की बनी हुई हैं। आतंकियों के पास से मिले सामान बताते हैं कि आतंकी लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए थे। ये तीनों अपने साथ भारी मात्रा में गोला बारूद, बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट, गर्म कपड़े, दवाइयां और खाने पीने की चीजें लेकर आए थे। 2 पाकिस्तानी जासूसों को कल जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था। इनका नाम दीना और इल्मुद्दीन बताया जा रहा है। इल्मुद्दीन के बारे में तो जानकारी ये है कि वो राष्ट्रीय राइफल्स में काम कर चुका था और जोधपुर से इनको गिरफ्तार किया गया। 18 दिसंबर तक इनको सीआईडी रिमांड में भेज दिया गया है और अब दीना और इल्मुद्दीन इन दोनों से पूछताछ करके ये पता लगाया जा रहा है कि कितनी जानकारी और किस तरह की जानकारी इन्होंने पाकिस्तान को दी थी। इससे पहले दोनों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मेडिकल कराया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे इन दोनों जासूसों ने इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय सेना की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही थी उनसे जुड़ी कुछ जानकारी पाकिस्तान को दी थी। एजेंसियों को पाकिस्तान से बॉर्डर के रास्ते हथियारों की तस्करी में भी इन दोनों का हाथ होने का शक है। और अब खबर प्यार की नगरी आगरा से, जहां पर एक लड़की ये कह रही है कि उसके साथ जिस आदमी ने धोखा दिया उस आदमी को वो शादी नहीं करने देगी और उसने कहा है कि भले ही अपनी जान उसे देनी पड़े उसके लिए वो तैयार है, लेकिन इस आदमी की शादी वो नहीं होने देगी। और इसके लिए उसने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, महिला आयोग को भी चिट्ठी लिखी है। इस लड़की को अब धीरे धीरे जिंदगी छूटती हुई नजर आ रही है। मोहब्बत ने इस लड़की को जिंदगी के ऐसे दोराहे पर ला खड़ा कर दिया है कि मौत के सिवा उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। जिस प्यार के लिए उसने अपना घर बार छोड़ा, समाज और बिरादरी के खिलाफ गई, उसी प्रेमी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। लड़की का आरोप है कि प्रेमी से पति बना शैलेंद्र उसे बीच मझधार में छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता है। मेरी शादी हो गई थी 17 अगस्त को। वो लड़का हिंदू है और हम दोनों का अफेयर 5 साल से था। हम 5 साल से साथ ही रह रहे थे। शैलेंद्र की दूसरी शादी का कार्ड सामने आने पर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की का कहना है कि पीछा छुड़ाने के लिए शैलेंद्र ने उसका फोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। परेशान होकर ये लड़की अब इंसाफ की गुहार लगाते हुए थाने से लेकर कोर्ट के चक्कर काट रही है। कोर्ट में शिकायत पत्र दिया, गृह मंत्री से लेकर महिला आयोग भी पत्र भेज दिया है। उसके घर वालों मुझे धमकी दे दी थी, अगर तू कुछ करती है तो हम तुझे जान से मार देंगे। तो मैं उसकी शादी के मंडप में जाके वहीं अपनी जान दे दूंगी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के नरेला में मंगलवार को एक मर्डर हुआ। ये मर्डर एक युवक का हुआ था। उसके बाद इस मामले में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 में 2 महिलाएं हैं। एक महिला उस युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और दूसरी महिला उसकी दोस्त थी। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके की झाड़ियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो मरने वाले शख्स की पहचान नरेला के साफियाबाद में रहने वाले 29 साल के योगेंद्र के रूप में हुई। परिवार के मुताबिक योगेंद्र पिछले कई साल से एक महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। परिवार का आरोप है कि योगेंद्र ने मरने से पहले ही बता दिया था कि उसे लिव इन पार्टनर नीतू से जान का खतरा है। गला गोटिया, मेरा बेटा लीला भी हो रहा था। मेरे बेटे गाड़ा बेरा न राड मार रखी है। हमारे को ये कहा था कि मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से मुझे 50 लाख रुपए दे दो, मैं इसको तुम्हारे भाई को और इस गुड़िया को छोड़ के चली जाऊंगी। इसने हमसे ये भी बात पहले भी इसने बात की थी। पुलिस के मुताबिक योगेंद्र की लिव इन पार्टनर नीतू ने रोहित को उसकी हत्या के लिए 80,000 रुपए की सुपारी दी थी। अंतिम बार योगेंद्र को नीतू और आशा के साथ ही देखा गया था, लिहाजा पुलिस ने इन दोनों महिलाओं से पूछताछ की। पूछताछ में पहले तो दोनों महिलाओं ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया। पुलिस ने दोनों महिलाओं को जेल भेज दिया है, जबकि तीसरे आरोपी को रिमांड पर लेकर सबूत जुटाया जा रहा है। भारत में पर्यावरण से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाई गई है, उसने एक अलग ही तरह की मिसाल पेश की है। एनजीटी ने एक ही दिन के अंदर 52 अलग अलग तरह के मुद्दों पर सुनवाई की और 209 मामलों का निपटारा किया, जिनमें सबसे अहम फैसला
गंगा के प्रदूषण को लेकर किया गया। लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ी गंगा को साफ और सुथरा रखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज एक अहम फैसला लिया है। एनजीटी के मुताबिक गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा में कहीं भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। 1 फरवरी से जो भी नियमों को तोड़ेगा उस पर 5 से 20 हजार तक का जुर्माना लगेगा। इन्होंने फेजेस में बांटे, जिसमें फर्स्ट फेज है आपका गौमुख से हरिद्वार तक। गौमुख से हरिद्वार तक बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें मेनली कि सीवर किस तरह से डिस्पोज होगा, क्योंकि डायरेक्टली अभी सीवेज जाता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो पुराने हैं उनको रिवाइव करने के और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के। इसके अलावा गंगा में गंदा पानी डालने वाले होटल, आश्रम और धर्मशाला को 5000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही एनजीटी ने ऋषिकेश के आसपास किसी भी तरह के कैंप नहीं लगाने के आदेश दिए हैं। हालांकि राफ्टिंग जारी रहेगी। साथ ही अस्पतालों को एनजीटी ने आदेश दिया है कि अगर नदी किनारे बने अस्पताल गंगा में प्रदूषण करते पाए जाएंगे तो उन पर 20,000 तक का जुर्माना लगेगा। ग्रेटर नोएडा से आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक चौंकाने वाली खबर आई थी कि दिल्ली से एक लड़की को उठाया गया था, उसके साथ 13 दिन तक इस नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, गोली मारकर उसे कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन गांव वालों ने उसे बचा लिया। अब इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल में इलाज करा रही इस लड़की की हिम्मत ने इसे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। उत्तम नगर इलाके में रहने वाली 15 साल की इस लड़की को 3 लोगों ने 21 नवंबर को उसके घर के पास से ही गाड़ी से अगवा कर लिया था। अगवा करने के बाद तीनों आरोपी मोहित उर्फ कृष्णा, विपिन और देवेंद्र उसे ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव लेकर आ गए। इससे पहले करीब 13 दिनों तक उन्होंने लड़की को 3 अलग अलग घरों में रखा और उसके साथ गैंगरेप करते रहे। 5 दिसंबर की आधी रात के बाद लड़की किसी तरह उनके चंगुल से भागने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके सीने में गोली मार दी। तीनों आरोपियों ने उसे मरा हुआ समझकर पास के कुएं में डाल दिया। लड़की की चीख सुनकर लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकाला। जैसे हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, उन्होंने गोली मार के डाल दिया कुएं में। हम लोगों को तो लाश भी नहीं मिलती। उन्हें सजा होनी चाहिए, फांसी पर लटका दे, एक बार नहीं 7-7 बार लटकाए। फांसी होनी चाहिए इनको, फांसी मांग कुछ नहीं करें, फांसी होनी चाहिए तीनों चारों। इस तरीके का कोई कॉम्पनसेशन कुछ नहीं चाहिए हमको, फांसी के फांसी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। पुलिस ने कृष्णा और विपिन को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तीसरा आरोपी योगेंद्र अभी भी फरार है। हरियाणा में अब जो भी पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है, अगर वो दलित है तो वो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी से है तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हरियाणा में अब पढ़े लिखे लोग ही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। हरियाणा सरकार के नए नियम को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नियम में किए संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को अंतरिम रोक लगा दी थी। राज्य सरकार नए नियमों के मुताबिक सामान्य के लिए 10वीं पास, दलित और महिला के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा बिजली बिल के बकाया न होने, बैंक का लोन न चुकाने वाले और गंभीर अपराधों में चार्जशीट होने वाले लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नए नियम लागू होने पर 43% लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने गलत आंकड़े पेश किए हैं। सही में ये संख्या 43% नहीं बल्कि 64% है और अगर दलित महिलाओं की बात करें तो ये संख्या 83% तक पहुँच जाती है। ऐसे में राज्य सरकार पंचायत चुनाव के लिए ये योग्यता कैसे निर्धारित कर सकती है? अगर आपको ठंड लग रही है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ठंड और तेज होने वाली है। कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी हुई है और अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और यहाँ भी तापमान बढ़ने की पूरी संभावना है। तापमान कम होने की पूरी संभावना है। घाटी के ऊपरी इलाके जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है। सैलानी बहुत खुश है, लेकिन मौसम बदलने को है।